स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से होंगे और ये जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका आप अच्छे से एनालिसिस कर रहे होंगे। ये जो मॉडल पेपर जैक की ओर से जारी हुआ है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से देखने को मिलेगा और अगर ये क्वेश्चन अगर ना रहा तो ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको आप ज़रूर पढ़ें, इसका प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का गणित का सेट 1 करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से आखिर तक वीडियो देखें, पूरा समझ में आएगा और आपका डाउट क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है वही इसका सही जवाब हो जाएगा 3, क्योंकि इसे हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। और जितना भी रूट वाला संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। और ये पाई, इप्सिलॉन, इस तरह की ये सब संख्याएँ अपरिमेय संख्याएँ होती है, इसलिए ये सब सही नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं को जब हम लोग गुना करते हैं तो गुणनफल भी परिमेय संख्या ही होता है। तो इसका ही सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि जीरो किस प्रकार की संख्या है। तो जीरो को हम लोग देखिए, जीरो को आप इसको बट्टा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 0/1। और यहाँ पर अंश जो है जीरो वही भी पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है। तो ये हम लोग का कौन सा संख्या हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है आपको मालूम होगा। सबसे छोटी संख्या जो है शुरुआत होता है प्राकृत संख्या से यानी नेचुरल नंबर, उससे बड़ा फिर होता है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, फिर उससे बड़ा होता है परिमेय संख्या यानी कि इंटीजर, फिर इंटीजर और ये जो पूर्णांक होता है। पूर्णांक के बाद फिर यहाँ परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और जो इसके बाद आता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा है, यानी कि जितना भी परिमेय संख्या है वो सब रियल नंबर का में आता है। जितना भी परिमेय संख्या है वो सब वास्तविक संख्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्या सबसे बड़ी संख्या, इसमें लगभग सभी संख्याएं आती है। इसके बाद और एक संख्या होता है जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर कहते हैं उसे। तो उसमें इमेजिनरी नंबर सब भी रहता है, तो वो इसमें नहीं है ऑप्शन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। यानी 3 और 4 के बीच में कौन, ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन 3 और 4 के बीच में है, कौन परिमेय संख्या। तो इसमें 2π है, ये तो नहीं होगा 2π। इसमें देखते हैं ये जो 10/3 दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग भाग करें 10 को 3 से तो यह आएगा लगभग 3.33 इस तरह आएगा, यानी कि 3 से बड़ा आएगा और 4 से छोटा, यानी कि हम लोग का यही सही हो जाएगा 3.33 ये आएगा। इसका मतलब 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, इसका मतलब ये इसके बीच में स्थित कर रहा है। 3 से बड़ा और 4 से छोटा, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा 10/3। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कि यदि 64 का पावर x बराबर 8 तो x का मान बताना है। x बराबर क्या होगा उसको। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं ना 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 64 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर हम लोग 64 को लिखे हैं और फिर 64 का पावर कितना दिया हुआ है, तो 64 का पावर यहाँ पर x है। 64 का पावर x बराबर क्या दिया हुआ है 8। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट का अंदर पावर और बाहर पावर दोनों गुना होता है, तो 2 और x गुना होगा तो 2x हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 8। अब इधर भी आधार 8 है, यहाँ भी आधार 8 है, तो जब आधार बराबर होता है तो पावर भी बराबर होता है, यानी इसका जो 2x है, इसका जो 2x है वो इसका पावर 1, यहाँ पर 1 है उसके बराबर है, यानी 2x = 1। तो इसका मतलब क्या है, x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यानी इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है।
यानी ये चारों ऑप्शन में कौन ऐसा बहुपद है जिसमें एक चर है। तो इसमें देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है इसमें एक्स वाई दो, इसमें दो चर है। बी जो देख सकते हैं इसमें एक्स एक्स एक्स, यानी सिर्फ इसमें एक्स चर ही है, तो यही इसका सही जवाब होगा। फिर सी में देख सकते हैं एक्स वाई, इसमें ये तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चर एक्स है, तो ये सही होगा। इसके बाद 8 में क्या बोल रहा है कि बहुपद का 2x प्लस 6 का शून्यक कौन है, यानी 2x प्लस 6 का शून्यक निकालना है। तो जिसका भी शून्यक निकालना है उसको बराबर 0 कर देते हैं, उसके बाद चर का मान निकालते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये +6 है, उधर जाएगा तो -6, और 2 गुना में है, इधर जाएगा तो बटा में, फिर ये कटेगा 2 तिया 6, यानी x बराबर -3, x बराबर -3, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुपद x⁴ - 3x² - 5 का घात बोला है। तो हम लोग जानते हैं बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो चर का अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो चर है उसका अधिकतम घात कितना है, तो 4, x⁴ ये, तो इसका घात हो जाएगा 4। इसके बाद आगे बोल रहा है px बराबर x - 1, तो p0 का मान ज्ञात करना है। px बराबर दिया हुआ x - 1, तो p0 का मान ज्ञात करना है, यानी कि x की जगह में 0 रखना है। तो बहुपद क्या है x - 1, तो वहाँ पर x की जगह में 0 रखना है, तो 0 - 1 हो जाएगा, यानी कि 0 और -1 ये क्या हो जाएगा -1, यानी इसका जो सही है जवाब वो सी है -1। चलिए इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, 2x³ - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक ज्ञात करना है। तो x² का गुणांक ज्ञात करना है, मतलब x² के साथ गुना में क्या है, x² के साथ गुना में क्या है वही इसका गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि x², यहाँ देखिए x² के साथ गुना में क्या है, तो -5, -5 जो है x² के साथ गुना में है, तो -5 इसका गुणांक हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, यदि किसी बहुपद px बराबर x⁻31 + 1 को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, इसमें बोला है। तो इसका शेषफल क्या होगा ये पूछा है। तो इसको अगर विभाजित करें x - 1 को, यानी x⁻31 + 1, इसको अगर इससे विभाजित करें तो क्या होगा, देखिए x को कितना से गुना करेंगे जो x⁻31 आएगा, तो x⁻30, फिर इसको नीचे लिखते हैं, हम लोग को इसको भाग देना है इससे। तो x को अगर हम लोग x⁻30 से अगर इसको गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, और ये जो x⁻30 है गुना होगा -1 से, तो ये क्या हो जाएगा -x⁻30। तो ये चिन्ह इसके बाद बदलता है, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, अब इससे आएगा माइनस प्लस में 130। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो इससे भी शेषफल आएगा, लेकिन एक तरीका और है, इसको हम लोग सीधे क्या करते हैं, देखिए ये हम लोग को भाग किससे करना है, विभाजित किससे करना है, x - 1 से ना। तो ये x - 1 को बराबर 0 कर देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, -1 उधर जाएगा बराबर उधर, तो +1 हो जाएगा, यानी x बराबर +1। अगर इसमें x की जगह में 1 रखेंगे तो जो आंसर आएगा वही इसका शेषफल आता है। तो इसमें देखिए रखते हैं x की जगह में 1 रखते हैं, तो बहुपद हम लोग क्या है x⁻31 ना, तो x की जगह में 1 रखेंगे, 1⁻31 + 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1⁻31 कितना होगा 1, और ये +1, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, यानी इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे जल्दी हुआ, भाग करके भी हम लोग बना सकते थे तो उससे थोड़ा लंबा बन रहा था, इसलिए उससे नहीं बनाए। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है, यानी किस बहुपद का 2 पद है, 2 पद, तो उसको देखना है। तो शुरू वाला ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ 3 पद है, 1 2 3। इसमें देख सकते हैं इसमें एक ही पद है, इसमें देखेंगे तो ये 2 पद है, 1 पद 2 पद, फिर इसमें अगर देखेंगे तो 3 पद है। तो हम लोग को द्विपद पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा द्विपद के लिए। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, x² - 9x + 14 का गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या होगा, x² - 9x + 14 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका शुरू में कोफिशिएंट 1 है और लास्ट में इसका 14 है, ये दोनों गुना करेंगे तो 14 हो रहा है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं गुणनखंड वाला को, x² लिखें और बीच में जो पद है 9x इसको 2 भाग में लिखेंगे,
दो भाग में किस तरह लिखें कि अगर उसको गुना करें तो 14 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने से -9x आना चाहिए। तो आप इसको जानते होंगे, इन -9x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -7x -2x, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे 7x -2x जोड़ेंगे तो -9x होगा और 7 और 2 गुना करेंगे तो 14 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद +14 है। इसके बाद यहाँ से कॉमन लेते हैं तो दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो गया, x बचा, यहाँ 7 बचा। फिर यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ भी 2 है, 14 में भी 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आया, x -7 ये आ गया। यानी इसका जो आंसर होगा, दोनों ब्रैकेट में जो है उसको एक बार लिखेंगे x -7 और दोनों के बाहर में, ब्रैकेट के बाहर क्या है, दोनों के ब्रैकेट क्या है, यहाँ x और यहाँ -2, यानी x -7 और x -2 इसका सही जवाब होगा। ये कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें आकृति देखकर इसका जवाब देना है। क्या बोल रहा है कि आकृति देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं। बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक पूछा है, तो बी कहाँ पर है, बी यहाँ है, देख सकते हैं आप, ये रहा बी। तो ये बी का निर्देशांक पूछा है, तो निर्देशांक जब भी हम लोग देखते हैं तो पहले एक्स तरफ देखते हैं, फिर देखते हैं वाई तरफ। तो एक्स तरफ अगर इसको देखेंगे तो एक्स बराबर कितना है, -5, और वाई तरफ देखेंगे तो कितना है, 2, यानी बी का निर्देशांक -5,2 है। तो -5,2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर यही फिगर से ही बताना है इसको। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है, यानी -3, -5 ये कौन बिंदु को दर्शा रहा है, -3, तो -3 देखेंगे एक्स में, -3 यहाँ पर है, -3 देख सकते हैं, यहाँ पर है -3, और -5 देखना है, तो -5 यहाँ पर है, तो -3 -5 ये कौन बिंदु मान है, तो बिंदु ई, जिसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही होगा इसका। चलिए इसके बाद पूछा है डी का भुज, डी का भुज क्या होगा पूछा है, डी का भुज, डी का भुज यानी कि एक्स निर्देशांक, डी का एक्स निर्देशांक क्या है उसको पूछा है, उसी को भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो डी का भुज पूछा है, यानी कि डी का एक्स निर्देशांक पूछा है। तो देखते हैं डी का एक्स निर्देशांक कितना है, तो डी कहाँ पर है सबसे पहले, तो डी देख सकते हैं यहाँ पर है। इसका एक्स निर्देशांक कितना है, तो एक्स तरफ अगर इसको देखेंगे तो 6, ये 6 है। अगर डी का कोटि पूछता तो 2 होता, तो भुज पूछा है इसलिए 6 इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन में ज़रूर 6 होगा कहीं, हाँ ये 6 रहा ऑप्शन नंबर ए, तो ये ऑप्शन ए में है, ये सही जवाब होगा। उसके बाद बिंदु एच की कोटि पूछा है, बिंदु एच की कोटि यानी एच का वाई निर्देशांक देखना है हम लोग को। एच किधर है, तो एच देख सकते हैं यहाँ पर है, इसका कोटि यानी वाई निर्देशांक, तो वाई तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो ये रहा -3, यानी एच का कोटि -3 हो गया, एच का कोटि -3 देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है -3। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर वही फिगर से ही देख के बताना है। बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक कितना है, तो इसको भी फिगर देख के ही बताना है। बिंदु एम, तो बिंदु एम कहाँ पर है, तो ये रहा बिंदु एम, तो इसका निर्देशांक पूछा है। तो बिंदु एम देख सकते हैं ये अक्ष पर ही है, एक्स अक्ष में ही बिंदु एम है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स कितना है -3 और वाई कितना है 0, यानी अक्ष में ही है, तो ये इसका मान है -3, और वाई तरफ अगर देखेंगे तो वो कितना है 0, यानी -3,0 इसका सही जवाब होगा। तो -3,0 एम का निर्देशांक होगा, -3,0 यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्स ये जो हम लोग का वाई अक्ष हुआ और ये एक्स अक्ष, ये दोनों जहाँ पर काटता है कटान बिंदु, इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं, ये ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है। यानी ये जो बिंदु दिया हुआ है 2,0, ये x और y का मान दिया है, उसको यहाँ पर रखेंगे, अपने k का मान आ जाएगा।
तो हम लोग का जो समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के दिया हुआ है। तो इसमें x का मान 2 और y का मान 0 इसको रखेंगे तो अपने के का मान आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं x दिया हुआ है 2 और y 0, तो इसको रखेंगे इसमें। समीकरण हम लोग का है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। तो x का मान 2 है तो यहाँ पर x का जगह में 2 रख दिए प्लस 3 गुना y का मान यहाँ दिया है 0, तो उसका जगह में 0 रखेंगे बराबर के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 से गुना होगा तो 4 और ये 3 0 से गुना होगा 0, यानी के का मान 4 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद क्या बोल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसका जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा हमें मिलता है, यानी कि सीधी रेखा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x बराबर 5 y बराबर 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। यानी x और y का मान दिया हुआ है तो बोला है किसका हल है। तो सब में एक करके रख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, यहाँ रख के देखते हैं। यहाँ x और y का मान पुट करते हैं, अगर इस 7 आ गया तो मतलब यही इसका हल है। तो x बराबर 5 दिया हुआ है और 2 गुना y का मान कितना दिया हुआ है 2। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 5 9, यानी ये तो नहीं होगा। अब इसमें b में रख के देखते हैं। b जो समीकरण में क्या है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, यानी इधर अगर हम लोग x और y का मान रख के देखते हैं और अगर 7 आ गया तो ये इसका हल है। तो 5 गुना x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान 5, x का मान 5 दिया हुआ है और 2 गुना y का मान कितना दिया हुआ है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 और 2 दूनी 4, ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसमें रख के देखते हैं। x का मान 5 और y का मान 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 7 आ रहा है, यानी यही इसका हल है। जो x बराबर 5 और y बराबर 2 है वो समीकरण सी का हल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल है, यानी कि यही 4 बिंदु में से कौन बिंदु जो है इस समीकरण का हल है। तो फिर इसमें भी वैसा ही एक करके रख के देखते हैं। जो समीकरण हम लोग को दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसमें x और y का मान पुट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो देख सकते हैं यहाँ x का मान 2 और y का मान 3 दिया हुआ है। शुरू वाला x का मान, बाद वाला y का मान। तो इसमें रख के देखते हैं 2 गुना x का मान 2 है प्लस 3 गुना y का मान 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 9 और 4 13, ये नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा। फिर इसको रख के देखते हैं समीकरण में। तो x का मान 3 और y का मान 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आना चाहिए। 2 तिया 6, 3 दूनी 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12 आ रहा है। तो यही इसका सही जवाब होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12, यानी कि ये जो बी है वो इसका एक हल है। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि बिंदु 2,3 x प्लस वाई बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो के का मान ज्ञात करना। यानी इसमें भी x का मान 2 और y का मान 3 दिया हुआ है, तो उसको इस पर रखना है तो के का मान अपने आ जाएगा। तो यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर के, इसमें जब x का मान 2 रखेंगे और y का मान 3 रखेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, यानी इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है, यानी ये बिंदु जो है x अक्ष पर है तो कौन सा बिंदु जो है इसको संतुष्ट करता है, इसको यहाँ पर है। तो इसमें भी मान इसमें रख के देखेंगे 4x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ देख सकते हैं पहला ऑप्शन में क्या है, x का मान 4 और y का मान 0। इसको रख के देखते हैं, x का मान 4 और 3 गुना y का मान 0। इसको रख के देखते हैं 12 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर x का मान 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे 4 और y का मान 0 है। शुरू ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16, ये 0, यानी ये 16 आ रहा है, यानी ये तो नहीं होगा। इसको देखते हैं
तो सबसे पहली बात ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष में बोला है, तो एक्स अक्ष में जब भी बोले तो एक्स जीरो तो हो नहीं सकता, यानी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में देखेंगे, जब भी एक्स अक्ष में बोलें तो एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता है, वाई अक्ष में बोले तो वाई कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये सी को ट्राई करते हैं। हम लोग का समीकरण है 4x + 3y = 12। इसमें रख के देखते हैं, तो 4 लिखें, x का मान 3 और 3 × y का मान 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 12 और 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी कि ये 12 आ रहा है। तो ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कि 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। यानी 60 डिग्री में कितना जोड़ें जो 90 डिग्री हो जाए। जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो उसको एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ 60 डिग्री का पूरक कोण निकालना है, यानी 60 डिग्री में कितना जोड़े जो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 60 में अगर 30 जोड़ दें तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब 60 का पूरा कोण 30 है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आगे क्या बोला है कि वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वैसे कोण को क्या कहते हैं, तो उसको अधिक कोण कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 में ना, इसमें क्या बोल रहा है, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। तो ये क्वेश्चन एक समझने वाला क्वेश्चन है। मान के चलते हैं जो कोण के बारे में यहाँ पर पूछा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। तो जो कोण पूछा है उसको मान लेते हैं एक्स। तो इसके बारे में क्या कहा है कि ये अपने पूरक कोण के आधे, यानी उसका पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण हम लोग कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री में इसको अगर हटा दें तो पूरक कोण निकल जाता है। तो पूरक कोण के आधे यानी कि इसको 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा। तो आधे से 30 डिग्री अधिक हो, यानी इधर 30 डिग्री जोड़ेंगे, यानी वह कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण यानी 90 - x का आधा यानी बटा में 2 से 30 डिग्री अधिक हो, यानी इसे +30 करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आएगा वही इसका सही जवाब होगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 90/2 ये कटेगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ -x/2 और ये तो पहले से 30 डिग्री है ही। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ये -x/2 को इधर ले आएंगे बराबर के इधर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x का मान 50 डिग्री आएगा यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये भी फिगर वाला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री तो COE ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए फिगर देखते हैं क्या बोला है। AOC यानी कि ये कोण, AOC इसका मतलब ये कोण, और BOE बोला है यानी ये कोण BOE, ये दोनों कोण का योग दिया हुआ है 70 डिग्री। तो क्या पूछा है, COE कोण COE पूछा है, यानी कि ये बीच वाला कोण को पूछा है कितना होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि जब कोई एक रेखा होता है तो उस पर जो कोण बनता है पूरा, अगर सबको अगर देखें पूरा कोण तो कितना बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं AB जो है एक रेखा ही तो है, इसके ऊपर में 3 कोण बना हुआ है, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, जिसमें इधरला कोण और इधरला कोण का योग दिया हुआ है 70 डिग्री। और हम लोग जानते हैं पूरा सबको जोड़ने से 180 डिग्री होता है, यानी 70 डिग्री में कितना जोड़े जो 180 डिग्री होगा वही ये कोण का मान होगा। तो 70 डिग्री में अगर 110 डिग्री जोड़े, 110 डिग्री तो 180 डिग्री होगा, यानी 110 डिग्री होगा। जो सवाल पूछा है कोण COE उसका मान 110 डिग्री होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसमें कि नीचे दी गई आकृति में AB समांतर CD है, यानी ये जो लाइन है AB और ये CD दोनों समांतर है, तो x + y का मान ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें देख सकते हैं जो ये अगर 130 डिग्री है तो y का मान भी कितना होगा 130 डिग्री, क्योंकि जानते हैं जब इस तरह का दो रेखा होता है तो यहाँ पर जो कोण है वही यहाँ भी दोनों कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। ये कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अगर ये 130 डिग्री है तो y का मान भी कितना होगा 130 डिग्री, और y का मान अगर 130 डिग्री आ गया, y का मान 130 डिग्री अगर आ गया तो x का मान भी 130 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि x और y दोनों एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं।
यानी x का मान भी 130 डिग्री और y का मान भी 130 डिग्री है। तो यहाँ सवाल क्या पूछा है, x प्लस y का मान, यानी दोनों को जोड़ देना है। तो 130 और 130 को जोड़ेंगे तो 260 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इस सेट का मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण को अगर जोड़ दें तो 180 डिग्री होता है। ये आप सभी को मालूम होगा, मुझे उम्मीद है। तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आगे क्या बोला है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। तो एक त्रिभुज है, उसमें कितना समकोण हो जा सकता है, यानी कि 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अधिक से अधिक कितना समकोण हो सकता है, एक ही ना हो सकता है, यानी एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है। क्योंकि दो अगर हो गया तब तो फिर दो ही कोण में 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए एक ही कोण अधिक से अधिक समकोण हो सकता है, यानी कि 90 डिग्री। बाकी जो दो कोण हैं वो 90 से कम कम रहेंगे। तो ये ऑप्शन जो है सी सही होगा, सी। अब इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि ए बी बराबर क्यू आर, यानी ए बी बराबर क्यू आर, कोई एक भुजा है ए बी जिसका नाम रखते हैं ए बी, वो बराबर है क्यू आर के बराबर है। फिर क्या बोला है, बी सी बराबर पी आर, बी सी यहाँ पर सी रख देते हैं, बी सी, ये त्रिभुज का बात है तो इसलिए इसको त्रिभुज बनाते जाना है। बी सी किसके बराबर है, तो पी आर के, बी सी जो है पी आर के बराबर है। तो पी आर इसको ऐसा बना दिए। और क्या बोला है, सी ए बराबर पी क्यू, यानी ये जो सी ए इसको मिला दे, सी ए बराबर पी क्यू, ये होगा। तो क्या बोला है, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर होगा। तो नहीं, इसमें क्या हो रहा है कि त्रिभुज ए बी सी ये होना चाहिए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज क्यू आर पी होना चाहिए। फिर से इसको नीचे लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होना चाहिए त्रिभुज क्यू आर पी। तो ये कहीं ऑप्शन में है ए बी सी सर्वांग सम क्यू आर पी, तो ये कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। यानी इसका जो ऑप्शन सी है वो, यानी डी, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ सी है तो यहाँ डी होना चाहिए। यानी इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में से कोई इसमें नहीं है। तो जो डी होगा ये, तो ये सही होगा। चलिए इसके बाद 36 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। नहीं, तो एस ए एस ये तो होता है, ए एस ए ये भी होता है, एस एस ए ये नहीं होता है, एस ए एस भी होता है। यानी इसमें नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों का युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो, तो ये किस प्रकार सर्वांगसम होंगे। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन दोनों त्रिभुज के दोनों कोण, यानी दो कोण बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो, तो ये किस प्रकार का सर्वांगसम होगा। तो ये दो कोण का बात बोल रहा है और एक भुजा का बात बोल रहा है, तो इसका ए एस ए एंगल साइड एंगल होगा सही जवाब। दो कोण युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो, यानी एक भुजा का बात बोला है, दो कोण यानी कि एंगल साइड एंगल, ये इसका सही जवाब होगा। इसके बाद 38 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, कितना होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तो उसका तीनों कोण का मान कितना होता है। तो तीनों कोण का मान 60-60 डिग्री होता है, 60-60-60, तब ना तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 39 क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, यानी तीनों भुजा एस एस एस, तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा से बराबर हो, तो ये कौन सा सर्वांगसम। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है किस नियम से, तो साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों भुजा बराबर हैं तो साइड 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 एस 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 नियम से। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। फिर आज का अंतिम क्वेश्चन, तो इसको भी देख लीजिए क्योंकि अंत भला तो सब भला। ये क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, आकृति में त्रिभुज बी ओ सी, यानी कि ये त्रिभुज बी ओ सी ये वाला, तथा त्रिभुज ए ओ डी यानी ये त्रिभुज सर्वांगसमता के किस नियम से सर्वांगसम है। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें एक कोण बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है,
तो एक एंगल बराबर है, फिर इसके इधर जो ये भुजा है वो इसके बराबर यानी साइड बराबर है, और ये आप जानते हैं ये जो कोण है और ये दोनों कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से। तो और एक ठो कोण बराबर हो गया, यानी ये किस नियम से ये सर्वांग होगा? तो AAS नियम से, क्योंकि दो कोण इसमें बराबर हो गया, एक 90 डिग्री वाला कोण और एक शीर्षाभिमुख कोण, दो कोण इसमें बराबर हो गया और एक साइड बराबर है, यानी AAS सर्वांग समता से यह सर्वांगासन ये दोनों त्रिभुज। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार ये मॉडल सेट 1 ख़त्म हुआ। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए खूब, और भी जो इसका सेट 2 है और बाकी सेट्स जो है उसको मैं इसमें अपलोड करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और जो इसका नोटिफिकेशन उसको ऑन कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।